हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एब्सिवल क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक रहेगा जो पिछला कुछ हम पढ़ाए हैं उनका रिवीजन रहेगा, और दूसरी बात यहाँ से पीवाईक्यू कैसे पुटअप किए जाते हैं, जैसे एसएससी रेलवे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। टॉपिक वही जैसे मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। एक मिनट। मैटर, हाँ ठीक है। मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर या इट्स स्टेट ऑफ मैटर, जो हम पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ाए हैं और पिछली जो इंट्रोडक्शन पढ़ाए हैं उनका जो बेस पढ़ाए हैं हम ना, वहां से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही हम ये लेकर आए हैं। ठीक, तो ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि एनी ऑब्जेक्ट दैट ऑक्युपाइज स्पेस। हमने आपको बताया था कि मैटर कोई भी हो, मैटर या पदार्थ कोई भी है जो जगह घेरे है, स्थान ले रहा है, उसको मैटर बोलेंगे। देखा, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट दैट ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलेंगे? मैटर। जैसे एयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, ये भी एक जगह लिए है। वाटर को गिलास में रखो या पानी नदी में बह रहा है, वो भी एक जगह लिए है, वो भी मैटर है। गैस है, गैस एयर बात तो एक हुई जाके। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टेट ऑफ मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल क्लासिफिकेशन। देखो, ये तीन ही प्रकार के होंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से: सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आपको बताए थे एक प्लाज्मा एंड बीसी, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है तुमसे कितने प्रकार के फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से, तो मैटर जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन पूछे कि टोटल नंबर ऑफ मैटर कितने होते हैं, कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीसी। ठीक है, लेकिन अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन पूछ रहा है तो तीन प्रकार के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक, अगला है बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन द स्टेट ऑफ मैटर आर। केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखो, इसमें पूछा तो स्टेट ऑफ मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो तीन प्रकार के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से दो प्रकार के, एक प्योर सब्सटेंस, एक होता है दूसरा मिक्सचर। मिक्सचर बताते हैं तुमको। प्योर सब्सटेंस जैसे कि हमारा पानी है, प्योर है, H2O। अदर मान लेते हैं एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, जो भी है, ये सब प्योर सब्सटेंस है। अब जैसे कि मिक्सर बताया हम लोग को, तो मिक्सर जो होता है, मिक्सर अगले पेज में बताएंगे वो। मिक्सर मिक्सर जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस में का एग्जांपल होता है, होमोजीनियस मतलब कंपोजिशन सेम हो। जैसे कि आप शुगर को पानी में मिलाओ तो बिल्कुल ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सोल्यूट। जो सॉरी, वाटर को सोल्यूट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सॉल्वेंट, इसको बोलेंगे सोल्यूट। सोल्यूट, शुगर को पानी में घोलना उसको बोलेंगे सोल्यूट, जिसमें घोली जा रही है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, तब अगर शुगर को पानी में घोलेंगे, पानी का घोल जब बनाएंगे, तो ये बिल्कुल सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी ले लेगी, बिल्कुल पानी जैसा रिएक्ट करेगी, तो इसको बोलेंगे होमोजीनियस, मतलब कंपोजिशन सेम होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल होता है इसका, यही लिख दो, शुगर इन वाटर, ये होमोजीनियस हुआ। हेट्रोजीनियस मतलब जैसे कि आप नमकीन खाते हैं, नमकीन आजकल तो नमकीन जैसे आती है ना, तो जैसे नमकीन में कई सारे, जैसे कि एक एग्जांपल सही नहीं रहेगा, है सही एग्जांपल, सही बताने में दिक्कत होगी। हेट्रोजीनियस में मतलब जैसे कि आप बालू को पानी में मिला दो, सैंड इन वाटर, ये हेट्रोजीनियस है।
हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होगा पता कैसे करेंगे, इसको आंखों से देख सकते हो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को नेक्ड आई से देख सकते हो, पर होमोजीनियस मिक्सचर को आप आंखों से या माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हो। जैसे कि गंदा पानी, डर्टी वाटर, ये हेट्रोजीनियस है। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे कि आप नमक मिला दो पानी में, साल्ट इन वाटर। अब देख लो, तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर पानी में नमक घोल दो, शक्कर घोल दो, कंपोजिशन देख लो पानी का, जैसे पानी के प्रॉपर्टी ले रहा, लेकिन नहीं, पूरा सोल्यूशन की प्रॉपर्टी तो चेंज हो जाएगी, लेकिन सॉल्वेंट में सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी मैच करती है, होमोजीनियस होता है, आंखों से नहीं देख सकते हो। इसको फिल्टर करने की में भी दिक्कत होती है, इसको फिल्ट्रेशन नॉट पॉसिबल, जैसे कि फिल्ट्रेशन इसका नहीं हो सकता, फिल्ट्रेशन नॉट पॉसिबल। इसको कर सकते हो, जैसे गंदा पानी है, गंदे पानी को फिल्टर किया जा सकता है, फिल्ट्रेशन इज पॉसिबल। इतना समझ में आया। होमोजीनियस जो होता है इसमें कंपोजिशन सेम होते हैं, इसमें कंपोजिशन सेम नहीं होंगे। जैसे नमकीन खाए, नमकीन में देखते दाल भी होती है, सोयाबीन भी होता है, सोया वही जो भी है, कई सारे मिक्सर होते हैं, तो आंखों से देख सकते हो। इसको हम फिजिकली भी कर सकते हैं और केमिकली भी अलग कर सकते हैं। फिजिकली में जैसे कि ये पार्टिकल अलग कर ले, ये गोल वाले पार्टिकल अलग कर ले, ये फ्लैकी पार्टिकल अलग कर लो, ये फ्लैकी है, एलांगेटेड मान लेते हैं, ये एलांगेटेड है, ये फ्लैकी है, ये गोल वाला स्पेयर है। इनको हम अलग कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। केमिकल प्रोसेस के भी थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मड वाटर, एक मिनट, जैसे कि मड वाटर है, मड वाटर मतलब पानी में अगर मिट्टी का घोल बना दिया, मड वाटर सोल्यूशन, नहीं, मड वाटर सॉल्वेंट, सस्पेंशन, सॉरी, सस्पेंशन, सोल्यूशन नहीं बोलेंगे इसको। तो अगर पानी गंदा है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इसको फिल्टर किया जा सकता है। इसमें अपर सोल्यूशन में नहीं, जैसे आप पानी का जो शक्कर का वो नमक का घोल बनाए हो, इसको फिल्ट्रेशन करने में दिक्कत होगी, फिल्टर नहीं होगा, इसके लिए अलग से टेक्निक होगी, जैसे बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा कर सकते हो। पानी को गर्म करो, को जब गर्म करोगे तो पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना स्टार्ट हो जाएगा, पानी भाप बन जाएगा, पानी धीरे धीरे वाइपोरेट हो जाएगा, जो बचेगा सोल्यूशन वो हमारा शक्कर का घोल बचेगा। ठीक, इसको बॉइलिंग प्रोसेस के थ्रू होमोजीनियस सोल्यूशन जो होगा, होमोजीनियस होगा जो मिक्सर, उसको कर सकते हो। पर हेट्रोजीनियस को इसका फिल्ट्रेशन फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस के थ्रू कर सकते हो। इसके एग्जांपल तुमको याद रखना, सैन इन वाटर, नेक्ड आई से देख सकते हैं। अब होमोजीनियस जो मिक्सर है और हेट्रोजीनियस मिक्सर है, इसमें 2 पॉइंट और होते हैं, रुको एक मिनट। जैसे जो बताए हैं हम, एक होमोजीनियस होता है जो, एक होता है हेट्रोजीनियस, अभी बताया ना हेट्रोजीनियस। इसका एक सब पार्ट होता है सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइडल। मिक्सर के टाइप हैं, इसका होता है सस्पेंशन। जैसे कंफ्यूजन रहता है, सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, सस्पेंशन किसको बोलेंगे, कोलाइडल किसको बोलेंगे। सॉल्यूशन तो वही होमोजीनियस जो भी बताए हैं, ब्लड नहीं, शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर, इसके एग्जांपल हैं साल्ट इन वाटर। लेकिन क्या होता है ना, जैसे शक्कर को पानी में जब घोल रहे थे तो उसके, एक मिनट, ये है सल्यूट, सल्यूट शुगर को बोलेंगे, ठीक, जिसको मिलाया जा रहा है, कहाँ मिलाया जा रहा है, पानी में मिलाया जा रहा है, ठीक, वाटर में, तो इसको बोलेंगे सॉल्वेंट। तो सल्यूट के, जब शक्कर को, मतलब सल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे जो मिठास होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ये पानी में घुल जाएंगे। लेकिन कोलाइडल क्या होता है,
इसके जो शक्कर के जो छोटे-छोटे पार्टिकल होते हैं, इससे थोड़ा बड़े होते हैं बस, इतना का फ़र्क होता है, पर ये होमोजीनियस ही होता है, होमोजीनियस का एग्ज़ाम्पल होता है। तो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं सम एक्स्ट्रा लार्ज पार्टिकल देन सॉल्यूशन, थोड़ा होता है बस। लेकिन ये है सॉल्यूशन और कोलाइडल में इतना फ़र्क है कि अगर कोलाइडल को मान लेते हैं शक्कर का घोल था, इसको अगर थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो जिसका जो पार्टिकल होते हैं जैसे शुगर के पार्टिकल या नमक के पार्टिकल नीचे सेटल नहीं होते हैं, पर कोलाइडल में सेटल होते हैं, ये चीज़ होती है बस। क्योंकि थोड़ा पार्टिकल ज़्यादा बड़े होते हैं, घंटा डेढ़ घंटा थोड़ी देर रखने के बाद मान लेते हैं जार है, बर्तन है, बर्तन में जब से ये कोलाइडल मिक्सर रखा हुआ है तो थोड़े थोड़े पार्टिकल आपको बैठे हुए मिलेंगे। सोल्यूशन और कोलाइडल में इतना फ़र्क है। अब तुमको एग्जाम्पल याद रखना है, देखो ये चीज़ ध्यान रखना। अभी ये जैसे कि इसका एग्जाम्पल होता है, अब यकीन नहीं करेंगे, मिल्क मिल्क अब अभी हम आपको बताए हैं कि थोड़ी देर रखेंगे तो इसके जो पार्टिकल होंगे थोड़ा थोड़ा नीचे सेटल्ड तुमको दिखेंगे, पर मिल्क मिल्क में दिखते नहीं है। फिर इसका ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन है। अरे कोलाइडल में आएगा, सोल्यूशन में नहीं आएगा। क्यों सोल्यूशन में नहीं आएगा? क्योंकि मिल्क जो होता है पानी, मिल्क होता है पानी और मिल्क के जैसे का फैट, प्रोटीन और केराटिन जो भी है, और वाइट कलर भी अलग से होता है। तो मिल्क का जो होता है सोल्यूशन में नहीं आएगा, क्योंकि मिल्क में जो भी ये सॉल्वेंट है, मान लेते हैं मिल्क का बता रहे, मिल्क का सॉल्वेंट, मान लें मिल्क के पार्टिकल जो है सोल्यूट, ये पानी होना चाहिए, क्योंकि पानी होता है ना दूध में। अगर इसमें मिलाएंगे तो पानी का शेप लेना चाहिए ना, पानी का शेप नहीं, पानी का प्रॉपर्टी लेना चाहिए ना, तभी तो मिक्सचर बनेगा। लेकिन ये पानी का शेप ना ले, प्रॉपर्टी ना लेकर कलर इसको इम्पोर्ट करता है, वाइट कलर। पहली बात तो यही है। तब इसको सोल्यूशन में नहीं रखेंगे, क्योंकि सोल्यूशन में रखना है तो जिसमें मिला रहे हैं, जैसे सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, पानी में मिला रहे हैं, तो पानी की प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए। पर इसमें देखो वाइट कलर होगा, पानी अलग होता है, दूध का जो प्रॉपर्टी होती, दूध का कंपोजिशन होता है वो अलग होता है। वाइट कलर दे दिया तो जाहिर सी बात है सोल्यूशन नहीं है, एक कोलाइडल मिक्सचर है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन को खुली आंखों से देख सकते हो, नॉर्मली देख सकते हो, इसमें बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं हम। ठीक, जैसे कि हम एग्जांपल बताए थे, मड इन वाटर, मड इन वाटर एग्जांपल बताए हैं हेट्रोजीनियस में। यहाँ कहा ले डर्टी वाटर जैसे लिखे है, तो डर्टी वाटर या मड इन वाटर कुछ भी कह दो, पानी में जो भी गंदगी हेट्रोजीनियस होता है ना, तो वही तो एग्जांपल बताए हैं तुमको, ये हेट्रोजीनियस होता है। मड इन वाटर इज द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन मिक्सचर। ठीक है, एक मिनट। आप जैसे हम तुमसे बताएं, एक ग्राफ में बताना चाहें इसको, नहीं चलो ठीक है, चलो अब क्योंकि क्वेश्चन भी करवाना है ना, टाइम हो रहा है, नहीं नहीं बता देते हैं। ठीक, बताएं कि मिक्सचर जो है, एग्जाम्पल सबके याद रखना, ये है होमोजीनियस, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये दो प्रकार के होते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक, एग्जाम्पल याद रखना, इसका सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। फिर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल याद रखना, जैसे कि साल्ट एंड शुगर इन वाटर, ये सॉल्यूशन है। इसका एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, साल्ट एंड शुगर इन वाटर। दूसरा है कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि ब्लड और
अभी बताए थे मिल्क। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, पूछ नहीं सकते हो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि मिल्क किस प्रकार का मिक्सचर है, तो कोलाइडल मिक्सचर होता है। अब इसका ऐसे शॉर्ट नोट टाइप में बना लो, जैसे कि इसका होता है सस्पेंशन। ठीक, सस्पेंशन जैसे कि वो टर्बिडिटी इन वाटर, पानी में गंदलापन, टर्बिडिटी इन वाटर, वही मरीन वाटर, कुछ भी लिख दो। ठीक, अब भैया आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सब कुछ बताना, जो पढ़ाने के लिए आए हैं वो तो सब बताना ही पड़ेगा ना। ठीक, बेस्ड ऑन द केमिकल क्लासिफिकेशन द स्टेट ऑफ मैटर आर प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस बता दी, जैसे कि वाटर है। अब वहां पे शरबत को नहीं प्योर सब्सटेंस बोल सकते हो, शरबत सोल्यूशन है, मिक्सचर का एक प्रकार है, पर प्योर सब्सटेंस नहीं है। प्योर सब्सटेंस जैसे वाटर है, एलिमेंट हैं जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम, नाइट्रोजन, कुछ भी हो। मिक्सर तो हम बता दिए, मिक्सर ये केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। मतलब बताया गया कि केमिकल क्लासिफिकेशन मिक्सर के तौर पे कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस के तौर पे कर सकते हैं, बस। अगला है हाउ मेनी टाइप ऑफ मिक्सर। अभी बताए होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर, बताए ना, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। प्योर सब्सटेंस आर डिवाइडेड इनटू विच कैटेगरीज। तो प्योर सब्सटेंस जैसे कि बताए हाइड्रोजन, हीलियम, जो भी हैं, एंड कंपाउंड, कंपाउंड जैसे वाटर, वाटर एलिमेंट कोई भी, जैसे जो पढ़ते हो यार, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नियॉन, सोडियम, जो भी है, ये एलिमेंट्स है, और कंपाउंड है जैसे वाटर। द एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू विच कैटेगरीज। जब हम तुमको शुरुआती लेक्चर में बताए थे कि जो 118 एलिमेंट्स है हमारे आवर्त सारणी में, ये एलिमेंट्स हैं। सबसे छोटा रूप होता है एलिमेंट्स, उसके बाद होता है एटम, फिर होता है मॉलिक्यूल, फिर कंपाउंड। ठीक, हम बताने के द एलिमेंट डिवाइडेड इनटू चूज करेंगे। हाँ, तो बताए थे कि जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, पूरे 118 को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल। और ये भी बताया था कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 अवस्थाओं में पाए जाएंगे। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 अवस्थाओं में पाए जाएंगे। मतलब टोटल जो 118 एलिमेंट्स हैं, सॉलिड अवस्था में पाए जाएंगे, या लिक्विड अवस्था में पाए जाएंगे, गैस अवस्था में पाए जाएंगे, लेकिन पूरे 118 एलिमेंट 3 भागों में डिवाइड किए गए, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइड। ठीक, वही है, द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू विच कैटेगरी, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइड। वही तो है। देखो, कुछ चीज़ें होती है ना, पढ़ने से और पीवाईक्यू करने में फ़र्क होता है। जैसे कि आप कुछ भी पढ़ लो, जितना कुछ पढ़ना, जितना डिटेलिंग में पढ़ लो, लेकिन जब तक पीवाईक्यू ना करो तब तक डाउट क्लियर नहीं होता है। इसीलिए ये वीडियो हम आपके लिए स्पेशली लाए। अब ये क्वेश्चन सब उठाने में थोड़ा मेहनत लगता है कि क्वेश्चन कौन से उठाने हैं, कितनी बार, जैसे ये जितने भी क्वेश्चन है ना, कम से कम 2 या 3 बार पूछा गया, वो क्वेश्चन पुटअप किए। ये भी लगा कुछ क्वेश्चन नहीं भी पूछे गए, जानबूझ के लाए ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। कंपाउंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जैसे कंपाउंड है तो एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि मान लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, और इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन ना हो, उन्हीं को बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि हमारा जो है बायोमास, गोबर गैस, बायोमास, पेड़ की पत्ती टूट गई, ठीक है, फिर उसके बाद सड़ गई, उसके बाद ये क्या बना, मैन्योर, मतलब खाद बनी, तो ये ऑर्गेनिक है, क्योंकि कार्बनिक कंपाउंड है। अब जैसे कि ये है हमारी गिट्टी, जिसको बोलते हैं एग्रीगेट, ठीक, ये इन इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। ठीक, कंपाउंड्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक,
विच स्टेट ऑफ मैटर, यार कंपाउंड की बात ये कर रहे हैं, जैसे कि हम आपको बताए हैं कि छोटा, सबसे छोटा जो होता है एलिमेंट होता है, उसके बाद एटम होता है, फिर मॉलिक्यूल होता है, फिर कंपाउंड, लास्ट में तो कंपाउंड ही बनेगा ना। तो वही चीज बताएगी कि कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बन, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। Which state of matter has a definite shape and volume and does not, एक मिनट, does not compress on the application of force। कह रहा है कि, एक मिनट, एक मिनट। Which state of matter, इस मतलब पदार्थ की कौन सी अवस्था है, यहाँ पे स्टेट पूछा है। तो हमको पता है 3-5 होती, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीसी। जिसके पास डिफिनिट शेप होता है, एक निश्चित आकार होता है, एंड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी होता है, एंड डज नॉट कंप्रेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। उसको, उस पर अगर फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होगा, सॉलिड ही तो होगा। सॉलिड ही तो होगा। गैस को दबाओगे, गैस सिलेंडर में गैस भरते हो, गैस को दबा सकते हो, उसका, उस पे प्रेशर का इफेक्ट होगा। और ये लिक्विड की, तो लिक्विड भी, लिक्विड को भी दबा सकते हो। लेकिन अगर कहते हैं कि वाटर है, वाटर को एक बर्तन में भर के रख दो और पूरा बिल्कुल ऊपर तक भर दो और फिर इसको बंद कर दो, उसके बाद अगर लोड लगाओगे, तो कहने का मतलब है वाटर जो है, वाटर, वाटर की कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, वाटर इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब उसको दबाया नहीं जा सकता। लेकिन इधर से दबा सकते हो, ताकि इधर से मतलब ऊपर से दबाओ, नीचे इसको क्रॉस कर सकते हो, तो इसको कंप्रेस कर सकते हो। तो नहीं नहीं, इसको नहीं कर, वाटर को कहते हैं ना इंजीनियरिंग लाइन में कि वाटर इनकम्प्रेसिबल होता है, कि वाटर को दबाया नहीं जा सकता है। सॉलिड को दबा सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन उतना डिटेलिंग देखेंगे तो क्वेश्चन फिर दिक्कत होगा, फिर इंजीनियरिंग और फिर जनरल साइंस में दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम एंड डज नॉट कंप्रेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। डिपेंड कर रहा है कि ऑप्शन किस प्रकार का है। देखो उसने सॉलिड, लिक्विड, गैस लिया है, ठीक है। लिक्विड में वाटर थोड़े, वाटर सिर्फ इनकम्प्रेसिबल होता है, एक बार ध्यान रखना। वाटर को नहीं दबा सकते हो, अदर कोई लिक्विड जो होगा उसको दबा सकते हो, उस पर प्रेशर अगर क्रिएट कर रहे हो तो उसको दबा सकते हो नीचे की ओर। तो यहाँ पर वाटर की बात थोड़े कर रहा है, यहाँ पर लिक्विड की बात कर रहा है। तो ऑप्शन में लिखा हुआ सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो लिक्विड कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन सही बेटर सॉलिड। लेकिन अगर इसको हम वाटर को नहीं, अगर वाटर लिखा होता तब भी नहीं लगा सकते थे ऑप्शन में, क्योंकि इसमें लिखा है विच हैज ए डिफिनिट शेप। वाटर का कोई शेप नहीं होता है। वाटर ऐसे अगर इस बर्तन में रखा है तो ऐसे आकार ले लेगा, अगर सिलेंडर में रखा तो इस प्रकार का आकार ले लेगा, अगर गोले में, स्फेयर में रखोगे, सर्कल में, सर्कल नहीं स्फेयर, कोई जार है उसमें रखोगे तो ये स्फेयर टाइप का आकार ले लेगा। तो मैच नहीं करेगा। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज डिफिनिट शेप, तो वाटर तो कतई नहीं हो सकता, उसका डिफिनिट शेप नहीं होता है वाटर का, सिर्फ सॉलिड का होता है। डज नॉट कंप्रेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दबाया नहीं जा सकता। तो ज़्यादा मत सोचना, नॉर्मली इसे सोच के लगा दो, सॉलिड स्टेट हो जाएगा। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज डिफिनिट वॉल्यूम बट नो डिफिनिट शेप। देखो विच स्टेट ऑफ मैटर हैज ए डिफिनिट वॉल्यूम, देखो वाटर का भी डिफिनिट वॉल्यूम होता है, पर इसका कोई शेप नहीं है। देखो हम बताए ना कि किसी भी बर्तन में रख दो तो वाटर उस बर्तन का शेप ले लेगा। वॉल्यूम तो फिक्स होगा, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर क्यूब पानी हम इसमें भरे, फिर इसको इसमें भर दिए 5 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा, डिफिनिट वॉल्यूम रहेगा, पर इसका शेप नहीं निर्धारित रहता है पानी का। ठीक है, लिक्विड का, लिक्विड को, हाँ इसमें पानी नहीं बोल, लिक्विड का कोई भी लिक्विड हो, किसी भी बर्तन में अगर इसको रखोगे भैया तो उस बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेगा। ठीक है भाई, हाँ ठीक है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज नाइदर ए डिफिनिट वॉल्यूम नॉर ए डिफिनिट शेप। देखो गैस
को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो तुरंत वो पक्का है बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी। उसका कोई शेप नहीं होता है, गैस का कोई शेप नहीं होता, ना ही कोई वॉल्यूम होता है। ठीक है। अगला, विच स्टेट इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? प्लाज्मा स्टेट। ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद डीए में। प्री, विच स्टेट इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? अब यहाँ पर ऑप्शन में बीसी भी था, तो बीसी नहीं लगाना था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन नहीं लगाना था, प्लाज्मा ही लगाना। जो फोर्थ पूछ रहा है तो फोर्थ ही लगाना है। विच स्टेट ऑफ मैटर कंटेन हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली एक्साइटेड पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस? प्लाज्मा। हाँ, हाँ प्लाज्मा। Which state can arises when a substance is heated at very high temperature? वही तो है, which state can arise when substance is heated at very high temperature। देखो ऑप्शन में बी सी भी था, ठीक। कह रहा which state can arises, कौन सा अवस्था होगी जब किसी सब्सटेंस को गर्म किया जाता है? बीसी में क्या किया जाता है बताओ? एयर इज हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर, गैस को ठंडा किया जाता है ना, गैस को ठंडा किया जाता है, तो हमको पता होना चाहिए बीसी में कंडेंसेशन होता है, प्लाज्मा में सॉलिड को गर्म किया जा रहा था, सॉलिड को गैस में लेकर जा रहे थे हम लोग। तो विच स्टेट कैन अराइजेस व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर? सॉलिड को गर्म कर रहे थे, गैस में ले जा रहे थे, गैस बना रहे थे, तो इसमें प्लाज्मा ही होगा। ठीक। अगला है द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोड्यूसेस ग्लो। ये तुमको एग्जांपल याद रखना है, रेलवे में एक कम से कम 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे। अभी रेलवे ग्रुप डी वनडे एग्जाम था, किसका था? नहीं, आरआरबी एएलपी में पूछा गया था क्वेश्चन। प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोड्यूसेस ग्लो किसके कारण होता है? तो किस में होता है? तो सीएफएल में होता है। व्हाट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। वही है, हु डिस्कवर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर? देखो सत्यनारायण बोस। क्वेश्चन में अगर आइंस्टीन भी लिखा है तो सत्यनारायण बोस लगेगा आंसर। अगर दोनों लिखे हैं एक ऑप्शन में तो दोनों लगेंगे, तो ये दोनों वाला सही रहेगा, ध्यान रखना। यही होता है कि पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी होता है। हाउ इज द बोस आइंस्टीन स्टेट फॉर्म? ये पांचवा स्टेट जो था बीसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन इस फॉर्म। तो हम बताए थे ना कि अभी बता रहे थे कि गैस को सॉलिड टू गैस टू सॉलिड, गैस को ठंडा करना है, ठंडा करना है, ठंडा, इसको बोलते हैं सुपर कूलिंग। मतलब सुपर कूलिंग बहुत ही ज़्यादा ठंडा करना होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। देखा था हाउ इज द बोस का आइंस्टीन स्टेट फॉर्म कैसे फॉर्म होता है? तो आंसर होगा बाई कूलिंग या सुपर कूलिंग। एक गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, गैस की लो डेंसिटी मतलब उसकी गैस की डेंसिटी जाहिर सी बात कम ही होती है। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड अब्जॉर्ब हीट एंड बिकम्स ए लिक्विड एट ए नॉर्मल प्रेशर इज कॉल्ड। इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा मेल्टिंग पॉइंट। कह रहा है द कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर बताना है तुमको। यहाँ पे लिखा था एक कांस्टेंट पॉइंट एट विच ए सॉलिड ऑब्जॉर्व हीट, कोई सॉलिड है हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा है एंड बिकम्स ए लिक्विड, धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाता है, इस प्रेशर इज कॉल्ड। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा आंसर। ओ एक मिनट, ठीक है। इफ इम्प्योरिटीज आर एडेड टू ए प्योर सॉलिड, कोई सॉलिड है, मान लेते हैं ये बर्फ है, ठीक। इफ इम्प्योरिटीज आर एडेड टू प्योर सॉलिड देन द मेल्टिंग पॉइंट, देखो भाई बर्फ है, ठीक, बर्फ में मान लेते हैं पत्ती गंदगी मिला दें, इम्प्योरिटी में मिलाना, इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धियां मिलाना है, बर्फ में पानी में कुछ अशुद्धि मिला के मतलब पत्ती डाल दी इसको, ठीक। वो पत्ती जब पानी जमेगा बर्फ बनेगा तो पत्ती अंदर फिट हो जाएगी, तो क्या होगा बर्फ का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है।
तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक, क्योंकि लैटिस स्ट्रक्चर जो इसका एक अंदर सॉलिड पार्टिकल का लैटिस स्ट्रक्चर होता है, ये वीकन हो जाता है इस पत्ती के कारण। तो तब वो धीरे धीरे अनस्टेबल हो जाता है। जब अनस्टेबल हो जाता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। अगर वाई डज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉलिड डिक्रीजेस व्हेन इम्प्योरिटीज आर एडेड टू इट। वही तो है कि कह रहा है कि किसी भी प्योर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कैसे कब हो जाता है, वाई कैसे मतलब क्यों हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज किसी सॉलिड सब्सटेंस का, जब उसमें अशुद्धियां मिलाई हैं। तो कह रहा है बिकॉज द इम्प्योरिटीज वीकन द लैटिस स्ट्रक्चर। तो हम लाए नहीं थे, क्वेश्चन कैसे लिख गए। हाँ चलो कोई बात नहीं। विच काजेस द सॉलिड टू बिकम लेस स्टेबल एंड मेल्ट बिफोर इट्स ओरिजिनल मेल्टिंग पॉइंट। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो जो ऑप्शन सही था वो हम यहाँ लिख देंगे। इम्प्योरिटीज मिलाने से उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों होता है, बस यही था। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट, देखो भाई फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया ठीक। अब अगर हम फोर्स की यूनिट निकालना चाहें, फोर्स की यूनिट क्या होगी, प्रेशर की होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होती है यूनिट, एरिया को मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर कट जाता है तो फोर्स का बचता है न्यूटन। पहली बात तो इसीलिए इसको न्यूटन बोलते हैं कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। यहीं से हमारा प्रेशर निकलता है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। अब प्रेशर की यूनिट निकालना है, फिर फोर्स यूनिट क्या है न्यूटन, ठीक, एरिया के मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की जो यूनिट होती है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक। क्वेश्चन है, और ये जो प्रेशर में फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो फोर्स होता है ये वाला फोर्स, मान लेते हैं ये हमारा सॉलिड पार्टिकल और ये यहाँ पे लोड लग रहा है, तो लोड जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ध्यान रखना, प्रेशर निकालना होता है जब, तो लोड परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं टायर है, एक मिनट, जैसे ये टायर है और हमारा इतना लग रहा है, इतना हमारा ये रोड है जा रहा है, ठीक। तो इसमें प्रेशर निकालना है तो फोर्स पर यूनिट एरिया निकालना है। तो कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स हमको पता होगा कि फोर्स लग रहा है। एरिया कितना, अभी एरिया पूरा नहीं लिखना होता है, एरिया सिर्फ इतना लिखना जहाँ जितना कांटेक्ट में, मान लेते इतना कांटेक्ट में है तो इतना हमको एरिया लेना है। तब आता है प्रेशर इक्वल, प्रेशर वो आता है पर यूनिट, जो भी प्रेशर दिया है ये समझ लो पर यूनिट एरिया के हिसाब से दिया गया। अब जैसे यही मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा बॉक्स पड़ा है, ठीक। अब स्मॉल डी को टोटल डी, ये बी। अब हम लोग को प्रेशर निकालना बता रहे हैं, ये प्रेशर है, तब हमको प्रेशर निकालना है, ये फोर्स मान लेते लग रहा है इतना, तो प्रेशर में निकालना है तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स तो ये लग रहा है हमको पता है कि कितना लग रहा है, पर यूनिट एरिया, अब एरिया जो निकालना है ये मान लेते हैं डी है, ये डी है, तो हमको इतना एरिया लेना है जितने पर टच कर रहा है, ठीक। तो ये डी में से डी डी घटाएंगे तो डी माइनस टू डी, क्योंकि रेक्टेंगल है तो डी माइनस टू डी, एक लेंथ हो गई इंटू विथ, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारा एरिया होता है। परपेंडिकुलर फोर्स और कांटेक्ट एरिया जो होता है उसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक। द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, क्या होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर का यूनिट जो होता है तो बताए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है इसको पास्कल भी बोलते हैं, ये पास्कल, ध्यान रखो। और एक चीज बता देते हैं, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर हम सॉरी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अगर मेगा पास्कल में लिखे, 10 की घात मेगा तो -6 हो जाएगा ना,
नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट, मेगा पास्कल में क्यों लिखेंगे हम, ऐसे लिख देते हैं ना। इसको अगर mm स्क्वायर में करें तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 mm में 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। अगर इसको हम बोले 1 मीटर स्क्वायर में कितने mm स्क्वायर होंगे, तो कुछ नहीं करना, हमको पता है, हमको निकालना है 1 मीटर स्क्वायर में कितने mm होते हैं। अगर यूनिट कन्वर्जन बता रहे हैं, ठीक, mm स्क्वायर होते हैं, तो हमको पता है कि 1 मीटर में कितने mm होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, निकालना कितना, 1 मीटर स्क्वायर में कितने mm स्क्वायर होते हैं, तो एक तो इसको स्क्वायर कर देंगे, तो 1000 का स्क्वायर, अभी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह अगर क्यूब पूछते तो क्यूब पूछा तो क्यूब कर देते इसका, फिर इसका क्यूब कर देते, ठीक। मान लेते हैं अब मीटर स्क्वायर को में करो तो 10⁻³ का स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन बटे 10⁶ मीटर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, ठीक। अब तुम क्या करो, इसको अगर हम मेगा में चेंज करें तो 10⁶ से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और 10⁻, तो ये हो जाएगा मेगा, हाँ ठीक है, MPa, पास्कल नहीं नहीं नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेगा में चेंज किया 10⁻6 स्क्वायर था यार, हाँ ठीक, 6 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा मेगा न्यूटन को क्या कर सकते हैं, न्यूटन पर, 1 मिनट हम बता नहीं पाए सही से, रुको सही से बताते हैं, डिलीट करते हैं। हम खुद नहीं बता पाए तो तुमको कहाँ से समझ में आएगा। तो ये हो गया 1 न्यूटन बटे 10⁶ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देखो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं कि नहीं, भाई बात तो बराबर है ना, हम 10⁶ से नीचे मल्टीप्लाई किए, पर यहाँ पर स्क्वायर हो गया, यहाँ पर मीटर ही था पहले, है ना। अगर हम 10⁶ से ऊपर गुणा करें तो इसका मतलब मेगा हो जाएगा, 10⁶, अब मेगा हो गया, फिर न्यूटन पर स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा 10⁶, ये मेगा हो जाएगा, ठीक। तो ये 6 ये 10⁶ कट जाता, तो मेगा न्यूटन पर, या मीटर होगा यार, वही तो, मीटर स्क्वायर, ठीक, मेगा इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी हम बताएं पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो MPa, कहने का मतलब भैया ये है कि 1 पास्कल या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होगा 1 MPa के, मेगा पास्कल के बराबर होगा। तो मेगा पास्कल में जो होता है यूनिट होता है न्यूटन पर स्क्वायर होता है, और पास्कल में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। भैया ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मान लेते हैं रेलवे में क्वेश्चन दे दिया, तो बहुत सारे क्वेश्चन यूनिट से खेल लेते हो भाई, खेलना पड़ेगा, और यूनिट का ही खेल रहता है उसमें, ठीक। नहीं समझ में आया तो बता देना, हम रिपीट कर देंगे अच्छे से, यूनिट कन्वर्जन जब फिजिक्स का चैप्टर होगा उसमें बताएंगे, इसका चैप्टर थोड़ा है। द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सॉलिड कॉल्ड प्रेशर ऑफ द सॉलिड, वही तो है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो उस फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का बता रहा, पूछ रहा है ना, तो सॉलिड का प्रेशर हुआ जाके, जैसे कि एग्जांपल, वी एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन कटिंग समथिंग with a knife because when the edge is dull more force has to be applied to create a appropriate pressure। देखो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, जिसमें एरिया कम होगा प्रेशर ज्यादा लगेगा, एक बात ध्यान रखना। अगर एरिया किसी चीज का एरिया बढ़ा दें तो प्रेशर घटा देंगे, घट जाएगा अपने आप। जैसे हम मान लेते हैं ये है, अगर हमको ज्यादा लोड, नए पेज से देखते, हाँ, हमको ज्यादा लोड इस पे डालना है, तो जैसे कि सुई है, अगर सुई पर ज़्यादा लोड लगाओगे, मान लो ज़्यादा लोड लगाए, लेकिन सुई का जो टच पॉइंट है तो एरिया कम हुआ जाके ना, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हुआ जाके। तो
प्रेशर हमको इस पे प्रेशर कम लगाना है, कम देना, माने तो फाउंडेशन है, नीचे की ज़मीन की फाउंडेशन है, इस पे प्रेशर कम आए। कम कैसे आएगा? जब इसका प्रेशर कम आए। प्रेशर कम कब आएगा? जब एरिया ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर मान लो तो बहुत पतला कॉलम या सुई लगा दी, छोटी सी पतली लगा दी, तो यहाँ पर एरिया कम हुआ जाके ना, टच पॉइंट देखो थोड़ा थोड़ा सा है। क्या करेंगे ताकि हमको प्रेशर कम, इस फाउंडेशन पे प्रेशर कम आए, उसके लिए हम एरिया को इंक्रीज करेंगे। एरिया को कैसे इंक्रीज करेंगे? मान लेते हैं इसे कॉलम दे दिए, अब देखो टच पॉइंट बढ़ा, एरिया बढ़ा, अब एरिया बढ़ा तो इस पे प्रेशर कम आएगा, ये चीज़ होती है। वही पूछ रहा है कि जैसे डल पाए, जैसे अगर चाकू की धार सही नहीं है तो डिफिकल्टी होती है, यही कहने का मतलब है। द टायर ऑफ ट्रक कैरिंग हैवी लोड आर मेड वाइडर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। वही तो है भैया, बोल रहा है कि टायर का जो होते हैं, टायर चौड़े बनाए जाते हैं ताकि ये रोड पे जब चले तो इनका एरिया बढ़े, टच पॉइंट बढ़े। जब टच पॉइंट बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, समझ रहे हो? तो प्रेशर इस पे कम लगेगा, किस पे? रोड सरफेस पे, ठीक। इसीलिए टायर जो होता है चौड़ा होता है। ठीक है। अदरा देख, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट? देखो भाई, तो लिखा इंक्रीजिंग द प्रेशर विल इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। इतना याद रखो, थोड़ा बता देते हैं। प्रेशर का जो इफेक्ट होता है डिपेंड करता है, जैसे कि मान लो अगर प्रेशर बढ़ाओ तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। किन कंडीशन में? जिस सब्सटेंस को अगर इफ हीट अगर किसी सब्सटेंस को हीट करें और उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो, तब अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। अगर दूसरी कंडीशन होती है, अगर किसी सब्सटेंस को इफ सब्सटेंस हीट एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस, जैसे सुनो, तब प्रेशर अगर बढ़ा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, एक मिनट, इफ सब्सटेंस हीट एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट, एक मिनट यार, जैसे कि कोई भी सब्सटेंस को अगर गर्म कर रहे हैं और उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कहीं के लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए था। इफ सब्सटेंस हीट, हमें लग रहा है गलत बता, एक मिनट, गलत बताना यार कारण का है, बाद में बताएंगे क्यों गलत हुआ। इफ वॉल्यूम, हम अपने हिसाब से बता दें, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, और दूसरा है इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस, इन प्रेशर इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा। जैसे कि हमारा मान लेते हैं किसी सब्सटेंस को अगर गर्म किए और वॉल्यूम उसका इंक्रीज हुआ, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। हम बताए थे उल्टा आपको, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज बता रहे थे, नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, हम किस पॉइंट पे आ रहे हैं इसीलिए बता रहे हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। अब इसमें एग्जांपल का, जैसे कि हम बर्फ है, ये बर्फ तुमसे हम कल बताए थे कि 9% वॉल्यूम इसका ज़्यादा होता है। मान लेते ये 100 है पानी, वाटर,
अगर ये 100 है तो ये 109 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये 100 सेंटीमीटर क्यूब अगर है, 9% ज़्यादा होता है बर्फ़ का आयतन। तब ये बताओ, मान लेते हैं बर्फ़ को अगर हम गर्म किए, ठीक, पिघल के वाटर बनेगी। अब ये बताओ 109 से 100 हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। 9% ज़्यादा है, होती है ना, बर्फ़ का आयतन 9% ज़्यादा होता है। अगर इसको गर्म किए पानी में चेंजेस हुआ तो इसका मतलब ये 109 से 100 सेंटीमीटर क्यूब में आया, इसका आयतन कम हो गया। तो वही कहने का मतलब है, अगर किसी सब्सटेंस को हीट करेंगे और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तो प्रेशर बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। और एक चीज और ध्यान रखो, हमारा ये अर्थ सरफेस है, ठीक, हर चीज लिखवा नहीं पाएंगे, समझा पाएंगे, ऐसे शॉर्ट नोट बनाते रहो। ये मान अर्थ सरफेस है, जितना ऊंचाई पे जाओगे प्रेशर घटेगा। प्रेशर मतलब अगर इफ हाइट इंक्रीजेस देन प्रेशर डिक्रीजेस, मतलब आप जमीनी स्तर से अगर हवा में चलते जाओ ऊपर तो प्रेशर घटता जाता है। अब ये मत कहना कि गुरुजी P बराबर रो जी एच होता है, हाइट बढ़ने के साथ साथ प्रेशर इंक्रीज होता है आपके हिसाब से, ठीक। अब ये डिलीट कर देते, नोट कर लिए होंगे, ठीक। अब ये मत कहे ना गुरुजी ये P बराबर रो जी होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H के, कि अगर P बढ़ा, अगर हाइट बढ़ी तो P भी बढ़ेगा, मतलब हाइट बढ़ी तो प्रेशर बढ़ना चाहिए। लेकिन तुम बता रहे हो सर जी कि हाइट बढ़ी तो प्रेशर घटना चाहिए। ये भाई पास्कल का नियम है, ठीक है। पास्कल का नियम स्टैटिक वाटर पे वैलिड रहता है। ये पास्कल का नियम है कि अगर ये पानी की सरफेस है, पानी की गहराई में जितना गहराई में जाएंगे, यहाँ से ऐड होती स्टार्ट होती है, पानी के अंदर जाओगे तो पानी के अंदर जितना जाओगे, जितना हाइट देखो बढ़ रही है, फिर देखो हाइट बढ़े, तब प्रेशर इंक्रीज होता है पानी के अंदर। ये पास्कल का नियम होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H के, हाइट के साथ प्रेशर इंक्रीज होता है। लेकिन ये जमीनी स्तर के ऊपर है, अगर हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर डिक्रीज होता है। इसका मतलब जमीनी स्तर पे प्रेशर इंक्रीज रहता है। उसी तरह टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जितना जमीनी स्तर से ऊपर जाओगे, एक ट्रोपो लेयर तक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यहाँ भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब यही क्वेश्चन तुमसे कह दिया जाए कि एक आदमी यहाँ पे खड़ा है जमीनी स्तर पे, एक आदमी एक बिल्डिंग पे, मतलब जो 100 मंजिला ऊपर है वहां पे खड़ा है, तो ये बताओ गर्मी किसको ज्यादा लगे? तो गर्मी भाई इसको ज्यादा लगेगी। रीजन है, ऊपर बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घट रहा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, यहाँ पे जो बंदा बैठा है तो उसको डायरेक्ट रेडिएशन मिलेगा सन से, तो अगल बगल वाली चीजों में भी तो रेडिएशन होता है ना, वो भी तो एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रही है सनलाइट वाली, तो बगल में भी उसको हीट प्रदान करती हैं, ठीक है भैया। हाँ वैसे अब प्रेशर यहाँ पे कम ज़्यादा होगा क्योंकि ज़मीनी स्तर पे धीरे धीरे प्रेशर ऊपर कम होता जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे देख लियो, यहाँ प्रेशर कम ज़मीनी स्तर पे, और धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो प्रेशर, नहीं नहीं, यहाँ ज़मीनी स्तर पे प्रेशर बहुत है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होता जाएगा, होगा कि नहीं कम होगा? तो कहा जाए अगर प्रेशर यहाँ से यहाँ पे अगर तुम बर्फ रख दो, यहाँ पर बर्फ रख दो, ठीक, ठीक भैया। अब ये डिलीट कर दें, ये डिलीट कर देते हैं, ठीक। हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बर्फ का गोला रखो, यहाँ पर बर्फ का गोला रखो, थोड़ा ऊंचाई पे। अब बताओ, अब बर्फ की बात है तो हमको पता होना चाहिए इसको गर्म करेंगे इसका आयतन घटता है, तो ये वाला रूल लगेगा कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वह मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। क्वेश्चन अगर हम यहाँ से पूछ ले कि अगर बर्फ यहाँ रखी है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे प्रेशर अगर हम बढ़ा रहे हैं, प्रेशर काहे बढ़ाएंगे? क्योंकि यहाँ प्रेशर कम होगा, जाहिर सी बात है, ऊपर प्रेशर कम होगा तो वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। होगा कम कि नहीं कम होगा बताओ? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कहाँ ज़्यादा है? यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट कम है, यहाँ प्रेशर कम है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा।
तो देखो पहाड़ी इलाका में जो बर्फ का टीला होता है ना, तो ये भाई नीचे इस तरह से गलना स्टार्ट होते, मतलब ये पहाड़ है जो बर्फ का पहाड़ है, ठीक। तो प्रेशर यहाँ ज्यादा होता है, अब यहाँ प्रेशर ज्यादा होता है तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर कम हो जाता है। मान लेते हैं 60 डिग्री सेल्सियस था, अब हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। तो इतनी गर्मी तो एटमॉस्फेयर ही प्रोवाइड करा देता है 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से नीचे से गलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि तीसरे पे वो गलना स्टार्ट हो जाएगा। वही चीज बताने की, इतना बताने के लिए इतना कुछ बवाल बनाना पड़ता है। चलो, पर कोई नहीं, हमारा काम है बताना आपको। द नेट फोर्स, हाँ, द नेट फोर्स अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ द सरफेस, द नेट फोर्स अप्लाई टू परपेंडिकुलर द सरफेस नॉर्मल टू द सरफेस, देन प्रेशर फोर्स। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला, द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सॉलिड, ये बता चुके हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, देखो भाई बताए थे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो हम बोले कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है किसी चीज को गर्म करने पर, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा प्रेशर के साथ। भैया नोट कट टू कट बना लो, ठीक। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है किसी चीज को गर्म करने पर, तब अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, ये अपोजिट होता है। इतना याद करने का तरीका, जैसे वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ाओ, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ाओ। अब रही बात घटाने की बात, तो प्रेशर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट घटा दो, बात खत्म यार। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, देखो इंक्रीजिंग द प्रेशर विल इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, मतलब प्रेशर भी बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ये किसका है, ये है पानी के लिए। इफ टू पीसेस ऑफ आइस आर प्रेस्ड टुगेदर, यदि हम बर्फ के टुकड़े को अगर हम एक दूसरे से दबा दें, तो कह रहा मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। भाई पहले बर्फ सॉलिड अवस्था में थी, जैसा स्ट्रक्चर था पहले, लेकिन अब दबाने से उसके स्ट्रक्चर कमजोर हो जाते हैं, और जब स्ट्रक्चर कमजोर हुए तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो वही है, इफ टू पीसेस ऑफ आइस आर प्रेस्ड टुगेदर देन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक, अगला, द स्नो, देखो भाई अब बाद में करते हैं ना, चलो अच्छा कर लेते हैं। द स्नो ऑन द माउंटेन मेल्ट फ्रॉम बिलो, द स्नो ऑन द माउंटेन मेल्ट फ्रॉम द बिलो। देखो ये मान लो तो पहाड़ है, कह रहा था नीचे से क्यों गलती है, क्योंकि हाइयर प्रेशर, यहाँ पे हाइयर प्रेशर देन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, वही तो बता रहे थे। ऑन हीटिंग द सब्सटेंस हुज वॉल्यूम इंक्रीजेस, जिसका वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट। देखो कह रहा है किसी चीज को गर्म कर रहे हैं और वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो रहा है, अन इंक्रीजिंग द प्रेशर मतलब प्रेशर इंक्रीज, देन मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है तो वो भी इंक्रीज, आल्सो इंक्रीज, सब इंक्रीज। जैसे वैक्स, मोम की बात कर रहे हैं, घी, डालडा, कोकोनट ऑयल etc, बट देर आर सम सब्सटेंस हुज वॉल्यूम डिक्रीजेस, जैसे बर्फ, when heated and when pressure is increases then their melting point also decreases such as cast iron, bismuth, ice, एग्जाम्पल आइस का बताए थे, वही तो है। ए फ्लोटिंग आइसबर्ग डज नॉट मेल्ट फ्रॉम द टॉप बट द फ्रॉम द बॉटम। देखो भाई ये क्वेश्चन हम कल बताएंगे, समय भी ज़्यादा हो गया है। ये क्वेश्चन को इसमें थोड़ा पास्कल का नियम जो लगता है ना, पास्कल्स रूल, और दूसरी बात इसमें बाइंड फोर्स वर्क करता है, थोड़ा हम अच्छे से बता देंगे, थोड़ा इंजीनियरिंग हिसाब से बता देंगे, थोड़ा समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप अच्छा लगा होगा क्लास। कंटेंट पढ़ाने के बाद कोशिश यही रहेगी उनका हम रिवीजन कराते रहे PYQ बेस पे। और PYQ ये भी नहीं कि PYQ हल्के मुल्के, देखो भाई जितना भी आप पढ़े हो ना, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते होंगे। नॉर्मल नहीं लाए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, तो शुरुआत में एक दो क्वेश्चन रखें ताकि आपको भी थोड़ा बहुत अच्छा लगे कि हाँ ऐसे हम कुछ एक दो क्वेश्चन कर पाए। लेकिन आप देख रहे होंगे ना, थोड़ा कंटेंट तो अलग है, थोड़ा मतलब लाए हैं थोड़ा गहराई से, मतलब गहराइयों से ढूंढ ढूंढ के अपनी मेहनत से, थोड़ा AI का यूज किए, थोड़ा अपना पर्सनल व्यू रखे, और थोड़ा किताबों से दुनियादारी से सभी तब बनाए। एक PPT बनाने में हमको 4 घंटा लगा, हम यकीन नहीं करोगे। ठीक है, तुमको, हमको लगता है जो तुमको देना चाहिए वो दे रहे हैं। रेलवे का ये कंफर्म है, अगर पढ़ते रहेंगे तो रेलवे, आप रेलवे कहीं बच के नहीं जाएगा। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, केमिस्ट्री में तुमको हम मास्टर बनाने की कोशिश करेंगे। अभी तो छोटा मोटा टॉपिक ला रहे हैं, ऐसे पढ़ाएंगे सीरियल वाइज, ये कंफर्म है।
थोड़ा सोच रहे, 1-2 डाउट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू।